नमस्कार, मैं सिद्धार्थ वरदराजन। कल रात मेरी मुलाकात एक बड़े अजीज़ दोस्त से हुई, जिन्होंने हाल ही में किसान आंदोलन के विषय पे एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बना हुआ है। और वो चाहते थे और मुझसे सलाह पूछते थे कि भई दिल्ली के जो अलग-अलग विश्वविद्यालय हैं, जेएनयू है, जामिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में इस डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन हो सकता है कि नहीं, और अगर हो सकता है तो किस तरह से करें। और तो मैं इस सवाल पे सोच रहा था और मुझे एक तरह से हकीकत उसको याद दिलानी पड़ी कि भाई आज के संदर्भ में जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, शायद ही मुमकिन होगा कि आप ऐसी फिल्म को छात्रों तक कैंपस के अंदर पहुंचा पाए, क्योंकि अ, इतने सारे अब किस्से, कहानियाँ, इतने सारे इंस्टेंसेस आ गए हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स के एक्टिविटीज़ पे रोक लगाया है, टीचर्स के एकेडमिक और स्कॉलरली एक्टिविटीज़ पे रोक लगाने की कोशिश की। यहाँ तक कि हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मनोज झा, जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं और डीयू में प्रोफेसर हैं, उनको पहले निमंत्रण पत्र मिला एक रिफ्रेशर कोर्स में लेक्चर देने के लिए, और अचानक वो कोर्स कैंसिल हो गया। उन्होंने थोड़ा शोर मचाया तो घबराहट में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दोबारा उस प्रोग्राम को रिस्टोर किया। लेकिन तमाम ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये इस बात का बयान या सबूत देती हैं कि भाई आज के अहद में दिल्ली के अंदर और सारे हिंदुस्तान के अंदर क्या एकेडमिक फ्रीडम नाम की कोई चीज़ रही है? क्या यूनिवर्सिटीज़ की जो एक परिभाषा होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ का जो एक डेफिनेशन होना चाहिए, एक ऐसी जगह, एक ऐसा सेफ स्पेस जहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, ख्यालों का आदान प्रदान हो सकता है, क्या ये आज भी हम इसको बचा पाएँ, या सिचुएशन एकदम बिगड़ चुका है? इस इशू पे हम अपूर्व, आपकी राय मांगना चाहेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, हायर एजुकेशन से आपका एक लंबा रिश्ता है। आप एक एकेडमिक फ्रीडम नेटवर्क जो एक हाल ही में शुरू हुआ है, जो इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, उसका भी आप हिस्सा, आप उसका एक पार्ट हैं। तो ज़रा बताइए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये जो हुआ है मनोज झा को लेके, और जनरली जो है एक ज़माने में जो स्टूडेंट एक्टिविटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, प्रोग्राम्स, फिल्म्स, डिस्कशंस, जेएनयू में लेट नाइट, किस हद तक ये जो नॉर्मल एकेडमिक या स्टूडेंट लाइफ या ये एक्टिविटी जो हुआ करती थी, किस हद तक आज ये सब ख़त्म हो चुका है? सबसे पहले तो जो दिलचस्प किस्सा है प्रोफ़ेसर मनोज झा के लेक्चर का, उसको समझ लें। प्रोफ़ेसर मनोज झा को बुलाया गया था, जो हमारे यहाँ एक सेंटर है जो शिक्षकों के प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, उनके पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए काम करता है। इसको रिफ़्रेशर कोर्स कहते हैं या ओरिएंटेशन कोर्स कहते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि आप अध्यापक हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में आप हैं उसमें नए-नए शोध हो रहा है, नए-नए काम हो रहे हैं, तो आप एक समय आएँगे और ज्ञान के क्षेत्र में, आपके ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ हुआ है उससे आप वाकिफ़ होंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और ये नॉर्मल प्रोसेस, ये सालों से चल रहा है। रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स ये सालों से चल रहे हैं। लेकिन पिछले 8-9 साल में जो दिल्ली विश्वविद्यालय में देखा गया है वो ये कि इसके लिए जो सेंटर है या केंद्र है जिसको ये काम करना है, उस केंद्र ने अब अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। तो प्रोफ़ेसर मनोज झा को न्योता गया, लेकिन न्योता जाने के बाद अचानक इनको एहसास हुआ होगा कि गलत आदमी को न्योता दे दिया गया है, और इन्होंने उस न्योते को वापस ले लिया, कहा कि हमने रद्द कर दिया है। प्रोफ़ेसर मनोज झा सांसद भी हैं, वो कोई हमारी तरह के अध्यापक नहीं हैं मामूली, और उन्होंने इसको एक मुद्दा बनाया, राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री को लिखेंगे, शिक्षा मंत्री को लिखेंगे, और इससे लगता है विश्वविद्यालय घबरा गया और कुलपति ने कहा कि नहीं ये गलत हुआ है। जो मज़ेदार बात है वह यह है कि केंद्र की जो निदेशक हैं उन्होंने कहा कि नहीं हमने तो उसको सिर्फ समय बदला था, लेकिन समय तो बदला नहीं गया। जिस वक्त उनका लेक्चर था उसी वक्त उनको दोबारा न्योता गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये मनोज झा की जो अपनी ख़ास स्थिति है सांसद की, उसके चलते ये हुआ है।
लेकिन मेरे पास इसके बीसियों उदाहरण हैं, बल्कि मैं सैकड़ों कह सकता हूँ पिछले 8-9 साल के, जिसमें जिन उदाहरणों से मैं बतला सकता हूँ कि अध्यापकों को पहले न्योता गया, उसके बाद वो न्योता वापस ले लिया गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि वे अध्यापक, उनकी विचारधारा ठीक नहीं है और उनको नहीं आना चाहिए। कुछ अध्यापकों को अब बिल्कुल नहीं बुलाया जाता और वो खबर भी नहीं आती है। मैं खुद अपने निजी उदाहरण से बतला सकता हूँ कि कुछ जगह मुझे बुलाया गया और कुछ वक्त के बाद वहाँ से माफ़ी मांगी गई कि हम आपको नहीं बुला सकते हैं। लेकिन मैं दूसरे और कोई बहाना दिया जाता है, बहाना दिया जाता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन मैं दूसरे अध्यापकों के बारे में भी जानता हूँ, जैसे प्रोफेसर दिलीप सेमियन का मैं जानता हूँ कि उनको बुलाया गया, फिर उनका न्योता रद्द कर दिया गया, और कुछ को अब बिल्कुल नहीं बुलाया जाता है, जो पूरी दुनिया में बुलाए जाते हैं, लेकिन भारत में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में नहीं बुलाए जाते हैं, और भारत के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी उनको शायद ही अब बुलाया जाता है। तो ये तो हो गया कि कुछ लोगों को अब पहचान लिया गया है कि ये ख़तरनाक हैं और इनको नहीं बुलाया जाना चाहिए। लेकिन आम तौर पर आप जिस एकेडमिक आज़ादी की बात कर रहे थे, वो एकेडमिक आज़ादी कई चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें है कि हम अपना कोर्स, अपना सिलेबस बना सकते हैं कि नहीं खुद से, हम अपने क्लासरूम में स्वतंत्रता के साथ बात कर सकते हैं कि नहीं, अध्यापक बाहर, जैसे मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, या अखबारों में लिखना, ये आज़ादी के साथ वे कर सकते हैं कि नहीं। इन और छात्र मतलब आपके अपने निजी टाइम पे जो आपके एज अ सिटीजन जो आपके हक हैं, जो आपके अधिकार हैं, उन हकों का प्रयोग करके, नहीं सिर्फ सिटीजन की तरह नहीं, यह हमें समझना चाहिए कि अध्यापक का एक दायित्व तो समाज के प्रति भी है, क्योंकि ये माना जाता है कि अध्यापक अपने ज्ञान के क्षेत्र को जानता है तो वह समाज को भी उसको समझने में मदद करेगा, तो वह समाज की ज़बान में बात करता है। यानी एक तो वह है जिसमें आप अकादमिक भाषा में बात करते हैं, अपनी दुनिया में बात करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अर्थशास्त्र की दुनिया में कुछ हो रहा है, नोटबंदी ही ले लीजिए, नोटबंदी के बारे में सामान्य लोग क्या समझ पाएंगे? तो ये एक अर्थशास्त्री का दायित्व है कि वह सामान्य लोगों को समझाए कि ये क्यों किया गया, फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, क्या है, ये उसका दायित्व है। इसको आप एक्स्ट्राम्यूरल कह सकते हैं, जो दूसरी जगह होती हैं, लेकिन अध्यापक जो अखबारों में लिखते हैं या टेलीविज़न चैनल्स पर जाते हैं या बाकी जगह जाते हैं, वह अध्यापक की तरह ही उनकी जिम्मेवारी है समाज की तरह से के साथ बात करना। और अगर आप उस पर रुकावट लगाते हैं, जैसे प्रताप भानु मेहता को कहा गया अशोका यूनिवर्सिटी में कि आप बाहर जो लिखते हैं उससे विश्वविद्यालय को ख़तरा हो सकता है क्योंकि वह सरकार की आलोचना है, तो आप कुलपति का पद छोड़ दें, और उन्हें कुलपति का पद छोड़ना पड़ा। तो ये अतिरिक्त हमारी गतिविधि नहीं है, ये अध्यापक होने के चलते हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये करें। मैंने शहरी या नागरिक का पहलू इसलिए उठाया क्योंकि कश्मीर के अंदर अभी हमने मिसाल देखा जहाँ पे कश्मीर यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं जो वहाँ पढ़ाते भी हैं पॉलिटिकल साइंस और संविधान आइन के बारे में, और साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट वकालत भी करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी जो दिलचस्प सुनवाइयाँ हो रही हैं 370 के हटाने के मुद्दे पे, वहाँ पे उन्होंने दलील रखी, केस वहाँ पे आर्ग्यू किया अगेंस्ट व्हाट द गवर्नमेंट हैड डन, और कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के संवैधानिक पीठ के आगे आपने आर्ग्यू किया, और उसके शायद 24 से 48 घंटे बाद आपको एक तरह से सस्पेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सरकार के ख़िलाफ़ एक तरह से वहाँ पे अपना पक्ष रखा। और इस बात को जब कोर्ट में उठाया गया तो शायद सोलिसिटर जनरल थे कोर्ट में तुषार मेहता, उनका कहना था कि नहीं, एज अ वकील जो है ये सरकार के ख़िलाफ़ कैसे आर्ग्यू कर सकते हैं, जो अपने में गलत लॉजिक है, क्योंकि व्हाट यू डू इन योर प्राइवेट टाइम, अगर आप PILs कर रहे हैं जो भी है, इसको आपके काम से क्या लेना देना। और दूसरी बात कि इवन फैक्चुअली, मतलब जैसे कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई अगर आज तक जो है 10-15 केस लड़ चुका है तो ऐसा क्यों कि इस केस के बाद आपने इसको सस्पेंड किया। तो कोर्ट ने भी इस बात को समझा और कहा कि भाई ये अगर वाकई ऐसे हुआ है तो ये बहुत एक तरह से एक सीरियस बात हो गई है। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कारण नहीं दिया है,
और जो संकेत दे दिए गए हैं एडवोकेट जनरल की तरफ से, एजी की तरफ से या बाकी जगह से, उससे हो सकता है कि कश्मीर सरकार, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर है, वो कोई और वजह बता दे कि नहीं, इससे नहीं, क्योंकि जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर इससे जुड़ा हुआ है तो बहुत चिंता का विषय है, तो अभी तक उन्होंने कारण नहीं दिया है। जबकि कोई भी बच्चा कह सकता है कि ये जुड़ा हुआ है। हाँ, क्योंकि आपने अगले ही दिन उनको निलंबित कर दिया। इसमें शहरी का हक है कि मैं तो अपनी विश्वविद्यालय पर भी केस कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ लगे, तो क्या विश्वविद्यालय मुझे निलंबित और कर अक्सर देगा? ऐसा होता है, ऐसा प्रमोशन के मामले में और अलग अलग मुख्तलिफ, बिल्कुल। बल्कि सरकारी एम्प्लॉय सरकार के खिलाफ केस फाइल केस करते हैं करते हैं। पेंशन और प्रमोशन के मामले में। तो क्या उनको निलंबित कर दिया जाएगा? तो कुछ है जो बहुत खास घट रहा है, जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। तो कश्मीर वाली घटना तो बिल्कुल खास है, क्योंकि कश्मीर में अध्यापकों को, बाकी सरकारी कर्मचारियों को बिना वजह बताए बर्खास्त किया जा रहा है, और देश में कहीं उसको लेकर आवाज़ नहीं उठ रही है कि आप एक गलत परंपरा को जन्म दे रहे हैं और उसको शह दे रहे हैं कि आपको बिना वजह बताए, बिना कारण बताओ नोटिस दिए आपको बर्खास्त किया जा सकता है। तो आज जो चीज़ कश्मीर में लागू है, कल वह चीज़ हिंदुस्तान में क्यों नहीं लागू हो सकती है? सरकार उसी तर्क से उसको लागू कर सकती है। एक तरह से लागू हो रहा है, जैसे अशोका यूनिवर्सिटी पे हम शायद पिछली दफ़ा, एक अरसा हो गया हम लोग बात नहीं किए टीवी यहाँ मीडिया पे, लेकिन अशोका यूनिवर्सिटी में का जो सारा किस्सा है, शायद शुरुआती दौर में हमने बात किया, जी, बिल्कुल लेकिन शुरू में। लेकिन सब्यसाची दास के केस के बारे में, लेकिन हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, वहाँ का इंटेलिजेंस ब्यूरो का वहाँ जाना, पूछताछ का जो कार्यक्रम कि भाई अखबारों में आया कि सवाल उनके जहन में था कि भाई हमको बताया जाए कि सब्यसाची दास के अलावा इस पेपर में और कौन से लोग शामिल थे, जैसे कि कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉन्स्पिरेसी है, और हमको ये टास्क सौंपा गया कि हम लोगों को आइडेंटिफाई करें। ये मतलब कि सरकारी इन्वेस्टिगेटर्स को जब आप यूनिवर्सिटी भेजते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। ये एक ऐसा हमला है जिस पर भारत के सारे, सिर्फ अशोका नहीं, भारत के सारे विश्वविद्यालय के अध्यापकों को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अब कहा क्या जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि अगर आपने एक शोध पत्र ऐसा जारी किया जिससे सरकार को या सरकारी दल जो है उसको एतराज़ है, तो हम आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो का विश्वविद्यालय पहुंचना, ढिठाई के साथ इस सवाल को लेकर पहुंचना कि इस शोध पत्र को लिखने में और भी क्या कोई शामिल था, ये शोध पत्र उन्होंने क्यों लिखा, वगैरह वगैरह वगैरह, यह खतरे की घंटी है, या शायद घंटी बहुत पहले बज चुकी थी। ढिठाई अब इतनी बढ़ गई है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजा जा सकता है विश्वविद्यालय में, लेकिन अब तक इस पर जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी नहीं हुई है, और यह बहुत चिंता का विषय है। खुद अशोका विश्वविद्यालय में, जहां अर्थशास्त्र के अध्यापकों ने कहा था, और बाकी अध्यापकों ने भी, कि वे आगे कक्षा नहीं लेंगे अगर डॉक्टर सब्यसाची दास को वापस नहीं लिया जाता है, तो वहाँ कक्षाएं शुरू हो गई हैं। और कक्षाएं, मैं उनको बहुत दोषी नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यह एक इतना गंभीर मसला है जिसको सारे अध्यापकों और सारे शोधकर्ताओं को समझने की ज़रूरत है। ये सिर्फ सब्यसाची दास का मामला नहीं है, या एक पर्चे का मामला नहीं है। क्या आज अगर मैं शोध करूँगा जो सरकार की आलोचना होगी, तो मेरे विश्वविद्यालय पर आयकर आयोग, ईडी, इंटेलिजेंस ब्यूरो सबका छापा पड़ने लगेगा? इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल, डर का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे जो है आइंदा जो ऐसा कोई शोध ना हो, और अगर कोई एक या दो प्रोफेसर आगे बढ़ें तो उनके सॉलिडारिटी में और लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि डिपार्टमेंट में जाना, वहाँ पे इस किस्म के सवाल पूछना, इसका मतलब यही है कि आप कहर फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब डर, यह बात अब दूसरी जगह हो रही है, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च या इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इनमें जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, वहाँ जो आवेदक जाते हैं, वे खुलकर तो नहीं बता सकते, रिकॉर्ड पे नहीं बता सकते, लेकिन वे बतलाते हैं कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर अब एतराज़ किया जाता है कि आप एक ख़ास नज़रिए से रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, या ख़ास विषयों पर क्यों नहीं कर रहे हैं, और आप ये विषय लेकर क्यों आ गए हैं।
तो इसका मतलब यह है कि सेंसरशिप कई तरीके से चल रही है। आपको स्वतंत्र रूप से शोध नहीं करने दिया जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न पर शोध करना चाहते हैं, विचार करना चाहते हैं, तो आपको कहीं से कोई सहायता नहीं दी जाएगी। पीएचडी के विषयों में अब हस्तक्षेप हो रहा है। शुरू हो गया हस्तक्षेप के विषयों पर आपत्ति की जाती है कि इस विषय को लेकर आप क्यों आए हैं और इस विषय को लेकर आप क्यों नहीं आए हैं। तो इसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालयों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो आपने शुरू में ही कहा कि विश्वविद्यालय ऐसी जगह हैं जहां आप एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं, आज़ाद ढंग से हम लोग विचार कर सकते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मेरा आपके विचार से ऐतराज़ हो सकता है, आपका मेरे विचार से ऐतराज़ हो सकता है, और विद्यार्थियों को हम अलग अलग तरह के विचारों से परिचित कराते हैं ताकि वे खुद उनकी जांच कर सकें, और उनको ऐसे औजार देते हैं, ऐसे तरीके देते हैं जैसे जिनसे आप उनकी जांच कर सकें और अपना विचार बना सकें। लेकिन अब यह किया जा रहा है कि एक ही तरह का विचार विश्वविद्यालय में प्रसारित किया जाएगा और बाकी विचारों की कोई जगह नहीं होगी। और जैसे कश्मीर में क्योंकि हमेशा वो बात याद आती है मुझे कि शायद भानु मेहता की बात कि भाई हिंदुस्तान को अब कश्मीर के जो है रास्ते पे जाना पड़ेगा 2019 के फैसले के बाद। अब विश्वविद्यालय में आपके लेख में इसका जिक्र था आज़ादी अगस्त 15 के बाद, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर ने बाकायदा अपने प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स को शायद 300 या 400 लोगों की एक फहरिस्त जारी की गई, लिस्ट पब्लिक किया गया, जिनको बाकायदा आदेश मिला कि आपको 7 बजे मिनी बस पे पकड़ के आपको बख्शी स्टेडियम जाना ही पड़ेगा। और सबसे जो एक चिलिंग बात मुझे लगी उस ऑफिशियल ख़त में कि एक तो आप आदेश दे रहे हैं प्रोफेसर्स को जो आपको नहीं देना चाहिए, लेकिन साथ में आपने एक 10 प्रोफेसर्स का लिस्ट बनाया जिनको आप कह रहे हैं कि ये आइडेंटिफायर्स हैं और इनका काम होगा कि ये बताना कि भाई इस लिस्ट में कौन कौन लोग गए और कौन कौन नहीं गए, ताकि आगे मतलब एक तरह से ये मैसेज दिया जा रहा है कि आगे कार्रवाई जो है जारी रहेगी आपके खिलाफ अगर आप नहीं जाते। बिल्कुल। तो ये कंपल्शन जो है, हाँ, ये तो एक बहुत ढिठाई है जो धीरे धीरे अब विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। अभी सुझाव दिया जाता है, जैसे ये कहा जाता है कि स्वच्छता दिवस है तो आप सबको आना चाहिए, और लोग स्वेच्छा से सुझाव मान लेते हैं कि उनको मालूम है कि ये आदेश है। जैसे मन की बात का 100वीं कड़ी का प्रसारण होगा और उस प्रसारण को सारे लोगों को बैठकर कलेक्टिवली आपको सुनना पड़ेगा, सुनना है, और सुनना ही नहीं है बल्कि सुनने का प्रमाण देना है। अब आप, ये बहुत मज़ेदार है कि प्रधानमंत्री रेडियो से बोल रहे हैं, उसको सुनने का दृश्य, उसको वीडियो रिकॉर्ड करना है, शुरुआती 25 सेकंड और आखिरी के 25 सेकंड का वीडियो आपको भेजना है। अब हर दिवस का वीडियो या उसकी तस्वीर आपको अपलोड करनी है। यह अभी तक ये सुझाव की शक्ल में आ रहे हैं, कल आदेश की शक्ल में आने लगेंगे और कोई इसको मना नहीं कर सकेगा। मतलब इन 60 चंद्रयान के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भी दिल्ली विश्वविद्यालय या यूजीसी, पता नहीं किससे, मैंने एक ख़त देखा जहां दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर्स को बताया गया कि भाई एक जो है एक बड़ा व्यूइंग आप ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे चंद्रयान वो इसरो फीड दिखाया जाए और फिर आप हिंदुस्तान की जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है उस पर फिर आप लोग अप्रिशिएट करें। मतलब ये भी एक सुझाव के रूप में दिया जा रहा है। तो यह यानी विश्वविद्यालयों को अब इस तरह से उनके साथ पेश आया जा रहा है जैसे वो सरकार के मातहत हों और विश्वविद्यालय का अर्थ समाप्त हो रहा है। लेकिन जहाँ से आपने शुरुआत की थी कि एक फिल्म जो कि किसानी या खेती पर बनी है या कृषि आंदोलन पर बनी है उसको दिखाना, अभी आपने पढ़ा होगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो कि एक शिक्षा केंद्र है, ड्रामा पढ़ाने का केंद्र है, वहाँ तमस नाटक तैयार किया लोगों ने और उस नाटक को रद्द कर दिया गया। वह नाटक वहाँ नहीं दिखाया जा सकता है। यह घटना अब भारतवर्ष में हर तरफ हो रही है कि आप कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं विश्वविद्यालय में। जो मुझे याद है तमस फिल्म भीष्म सानी के 100 साल होने के मौके पर हम तमस फिल्म दिखाना चाहते थे अपने छात्रों को। मेरे अध्यक्ष ने मुझे कहा कि
क्यों आप एक मुश्किल पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है जिसके लोग आकर हमला कर देंगे, फिर यहाँ का नुकसान होगा, शीशे टूट जाएंगे, बाकी चीज़ें टूट जाएंगी। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है, इसलिए आप इसकी ज़िद ना करें। तो हम तमस फिल्म नहीं दिखा सकते। जब ये एक ऐसी फिल्म है जो CBFC क्लियर्ड है और बाकायदा दूरदर्शन पे दिखाई गई। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बतला रहा हूँ कि हमने एक और फिल्म जो मुजफ्फरनगर पर थी, उस फिल्म को गोपनीय तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में दिखाया, क्योंकि हम उसको सार्वजनिक सूचना देकर नहीं दिखा सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां विश्वविद्यालय में लोग अपने आप ही अब सेंसरशिप कर रहे हैं। क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे, हम क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे। यह खबर, कोल्हापुर की खबर हम सारे लोग जानते हैं, जिसमें डॉक्टर तेजस्विनी देसाई जो मूल्यों की एक कक्षा में गई थी, वो फिज़िक्स पढ़ाती हैं, लेकिन उनको कहा गया कि ये उसूलों या मूल्यों की कक्षा है और इस पर बात कर लीजिए। और छात्रों ने कहा कि वे भेदभाव पर बात करना चाहते हैं, और इन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं जेंडर भेदभाव पर, जेंडर आधारित। उन्होंने कहा नहीं, हम धार्मिक भेदभाव पर बात करना चाहते हैं। और फिर बातचीत शुरू हुई तो इन्होंने कहा कि देखिए, बलात्कारी सिर्फ एक धर्म के नहीं होते हैं, सारे धर्मों के लोग हो सकते हैं। इस चीज़ को वायरल किया गया और डॉक्टर तेजस्विनी को जबरन छुट्टी पर भेजा गया। केरल विश्वविद्यालय में डॉक्टर गिलबर्ट सेबेस्टियन को निलंबित कर दिया गया। हरियाणा विश्वविद्यालय में डॉक्टर स्नेहसता पर जांच बिठा दी गई। जोधपुर में जो विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में डॉक्टर राजश्री राणावत निलंबित हो गई, उन पर मुकदमा किया गया। क्योंकि उन्होंने निवेदिता मेनन को बुलाया था और अशोक वोरा फिलॉसफी के उसमें गए थे लेक्चर देने। तो अब पूरे भारत में यह हालत है कि मेरा क्लास, मेरी कक्षा जो है, उसमें मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, उसमें से एक हिस्सा लेकर अगर वायरल किया जाए तो मुझे निलंबित किया जा सकता है या कुछ किया जा सकता है, और ये काफ़ी ख़तरनाक बात है। मैं यूनिवर्सिटी से अगर हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, फिर भी ये जुड़ा हुआ है, मतलब एक वाइडर डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, या अगर हम फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और असेंबली की बात करें, तो दो रिसेंटली मैं मिसाल देना चाहूँगा। और एक तो दिल्ली में V20 नाम का एक प्रोग्राम था, जहाँ पे बहुत सारे पीपल्स मूवमेंट्स और कुछ NGOs और कुछ ऐसे एकेडमिक लोग एक बंद हॉल में, प्राइवेट, जो CPM का जो अपना प्राइवेट हरकिशन सिंह सुरजीत भवन है, वहाँ पे उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया। G20 समिट आने वाला है। इस मीटिंग का मतलब ये था कि भाई हम लोग असली जो मुद्दे हैं G20 के सामने और G20 के आवाम के सामने, इस पे हम लोग बहस करें, बात करें, कुछ ऐसे सुझाव भी दें जिससे लोगों के सरोकार या लोगों के राइट्स को आगे बढ़ाया जाए। और एक ऐसे कार्यक्रम में जहाँ पे बंद कमरे में चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रही है, क्योंकि आपने G20, V20 इन चीज़ों का जिक्र किया, इतना भी जो है सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई, पुलिस वहाँ पे पहुँच गई और फिर प्रोग्राम को रद्द किया गया। और दूसरा, महाराष्ट्र में एक नई किताब निकली है उर्दू वाली, इस उर्दू की किताब है इशरत जहान मर्डर केस पे, या इशरत जहान फेक इनकाउंटर केस में, क्योंकि CBI के जांच के मुताबिक ये फेक इनकाउंटर था। मुकदमा अभी पूरी तरह से आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गए वहाँ से, लेकिन इस केस को लेके एक किताब निकली है और उस किताब के विमोचन के लिए जो है पुलिस परमिशन नहीं दे रहा है। बोल रहे, पुलिस कह रहा है कि नहीं, ये किताब जो है इसमें एंटी गवर्नमेंट चीज़ें हैं और साथ साथ राइट विंग दक्षिणपंथी संगठनों से हमला होने का रिस्क है, इसलिए हम इजाज़त नहीं देते। तो बड़ा अजीब, मतलब आपने DU और वो फिल्म का मिसाल दिया कि अथॉरिटीज़ को अच्छी तरह पता है कि कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे दक्षिणपंथी लोग हैं जो हमला भी कर सकते हैं। अगर आप पुलिस हैं, अगर आप प्रशासन हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप उस हमले को रोकें, और जो लोग अपने अधिकारों का जो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने राइट्स को, आप उनको रक्षा दें। ये नहीं कि आप उनको रोक दें कि आप अपने अधिकार को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये हम, मतलब ये बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, जिसे हम कहते हैं।
कुछ दिन पहले उमर खालिद की गिरफ्तारी के 3 साल पूरा होने के कुछ पहले कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था गांधी पीस फाउंडेशन में, और उसके एक रोज़ पहले पुलिस ने उनको अनौपचारिक रूप से फ़ोन करके कहा कि देखिए आप इसे रद्द कर दीजिए। और फिर उन्हें एक नोटिस भेजी पुलिस ने, जिसमें उसने कहा कि हमें आयोजकों का नाम पता नहीं है, ये गुमनाम लोग इसको आयोजित कर रहे हैं, और हमें खबर मिली है कि यहाँ हिंसा हो सकती है। अब ये बहुत दिलचस्प है, पुलिस को, जैसा आपने कहा, पुलिस को ये खबर मिली है खुफिया स्रोत से कि यहाँ हिंसा होगी। फिर पुलिस का कर्तव्य क्या है? वहाँ सुरक्षा की वो गारंटी करे। लेकिन वो क्या कह रहा है जेपीएफ को? वो कह रहा है आप इस कार्यक्रम को रद्द कर दें। तो यह एक तरह की चालाकी भी है, कायरता भी है, लेकिन ये वही है कि हम आपको इकट्ठा नहीं होने देंगे। और विश्वविद्यालयों पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में भी अब छात्र इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, विश्वविद्यालयों में सेमिनार नहीं होते हैं। और अगर बाहरी स्पीकर है तो पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ती है वाइस चांसलर से। पहले आपको इजाज़त लेनी है वाइस चांसलर से या कहीं और से। जैसा आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, राहुल गांधी एक हॉस्टल में गए तो तुरंत प्रॉक्टर वहाँ पहुँच गई, या जो भी हैं वो पहुँच गई, और उन्होंने कहा कि वे क्यों आ रहे हैं, ये सुरक्षा का मसला है, और वगैरह वगैरह वगैरह। तो विश्वविद्यालय जो आज से 8-9 साल पहले बिल्कुल आज़ाद थे, 9-10 साल पहले, जहाँ तरह तरह के लोग आते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते थे और बाकी जगहों के लोग भी आते थे, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के लिए रह गए। दिल्ली विश्वविद्यालय में नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक आते रहते हैं, भाषण देते रहते हैं। हम जिस मनोज झा के लेक्चर के कैंसलेशन की बात कर रहे थे, उसी CPDHE में जो रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन कोर्स आयोजित किए जाते हैं, उनमें मुझे ये बतलाया गया है कि नियमित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए प्रचारकों को बुलाया जाता है, जिनका कोई लेना देना ज्ञान के उन क्षेत्रों से नहीं है, लेकिन बाकी सारी गतिविधियों पर अब रोक लग गई है। तो विश्वविद्यालयों का जो मकसद था, वही मकसद, उसी मकसद पर अब चोट की जा रही है। जी, इसी पॉइंट पे हम लोग इस डिस्कशन को रोकते हैं। दर्शकों, आपने ये सुना होगा कि देश के लिए भले ही अच्छे दिन हो या ना हो, लेकिन हमारे जो विश्वविद्यालय हैं एक बहुत ख़तरनाक अहद से गुज़र रहे हैं। बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड है ये, जहाँ पे एकेडमिक फ्रीडम, बोलने की आज़ादी, पढ़ाने की आज़ादी, एक डिस्कशन होल्ड करने की आज़ादी लगभग ख़त्म हो चुकी है। और साथ साथ ये मसला सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ का नहीं है, कहीं ना कहीं जो संविधान जिस अधिकार को गारंटी करता है, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसको भी जो है, इस पे पूरी तरह से हमला हो चुका है। और हाल ही में मैं देख रहा था कि गूगल ने अनाउंस किया कि दुनिया भर में तकरीबन 3 या 4 मिलियन वीडियोस को टेक डाउन किया गया, उतारा गया यूट्यूब से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट करते थे। और उनमें से 1/3 जो है, 1/3 ऑफ दोज वीडियोस हिंदुस्तान में हटाए गए। ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस होंगे जो आपत्तिजनक हैं, फेक न्यूज़ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जो इसीलिए आपत्तिजनक कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी बातें हैं जो सरकार को पसंद नहीं है। लेकिन इन बातों को सुनना, इन बातों में हिस्सा लेना, इन चीज़ों में पूरी तरह से इन सवालों पे डिस्कस करना, सरकार को अच्छा लगे बुरा लगे, पूरी तरह से ये आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और हम चाहते हैं कि आप अपने अधिकार को पूरी तरह से एक्सरसाइज करें, जिस तरह से वायर में अपूर्व और हम और वायर के जो तमाम हमारे साथी हैं, हम इन अधिकारों को एक्सरसाइज करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।